जय हिंद दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। मैं हूँ आपका एजुकेटर आदित्य पंडित। हम कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश व क्षेत्र, उसके हमने 6 भाग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 7वां भाग। यह पैटर्न आपका CBSE, RBSE, NCERT, KVS और अन्य जो CBSE बेस्ड पैटर्न है उन सभी सिलेबस पे, जो नवीनतम सिलेबस है 2021 और 22 के नवीनतम सिलेबस पे आधारित है, पूरा का पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं हम 7वां पार्ट। अगर 6 पार्ट नहीं देखे हैं आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे या फिर आई बटन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम पढ़ेंगे आज अध्यारोपण का सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण और उसके साथ साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? इसीलिए पड़ी कि मान लिया कि चलो कूलॉम का नियम हमें सिर्फ इतनी जानकारी दे पाएगा कि हाँ, सिर्फ एक या किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य ही लगने वाला जो फोर्स है वह हमें मालूम हो जाता है। लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत में हमें इस चीज़ का भी मालूम चलता है कि किसी निकाय में चाहे कितने भी आपके पास बिंदुवत आवेश हो और उनसे लगने वाला कितना भी फोर्स हो, चाहे उनके मध्य कितना ही फोर्स लगे, वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस अध्यारोपण के सुपरपोजिशन लॉ की आवश्यकता पड़ी। अब ये क्या कहता है? सुपरपोजिशन लॉ कहता है कि किसी भी निकाय में किसी एक पर्टिकुलर आवेश पे यदि इन सभी, जैसे एक निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश है और उन बहुत सारे आवेशों के किसी भी एक पर्टिकुलर निकाय पे यदि हम परिणामी विद्युत बल निकालना चाहे तो हम इस सिद्धांत की हेल्प लेके आराम से निकाल सकते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार वो जो उस पर जो जितना भी फोर्स लगाएंगे अन्य आवेश है, जितने भी अन्य आवेश है, उस पर्टिकुलर आवेश पे जितना फोर्स लगाएंगे उन सभी का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, देखते किस प्रकार से होता है, ये हम इसी वीडियो में चर्चित करते हैं। देखो, मान लिया कि अपने पास कोई एक निकाय है। ठीक है, अपने पास एक निकाय है और इसमें हमारे पास कोई 4 आवेश है। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, यह है। और इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वह मान ली R है। ठीक है, यह यहाँ पे भी R। ठीक है, चलो इनके बीच की R ने मान के कोई ना कोई डिस्टेंस है इनके मध्य। ओके, अब बात करते हैं जो इन पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मान लिया कि दोनों के यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अतः यह इस दिशा में, यह Q2 इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा और यह Q3 इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कि इस Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे F12। ठीक है, इस Q3, यह Q1, तो इस Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स लग रहा है, F13 की वजह से लग रहा है। और यहाँ पे सेम ऐसा कैसा F14 की वजह से फोर्स लग रहा है। चलो जी, इतना काम हो गया। अब इनके बीच का जो विस्थापन सदिश है वो देखते हैं। क्या क्या कहता है विस्थापन सदिश कि इन दोनों के मध्य जो, मान लीजिए ये दोनों प्रतिकर्षित हो गए हैं, तो यह जो इस पे निकालना है ना हमें तो परिणामी, तो यह है ना, यह किस दिशा में प्रतिकर्षित हो रहा है? यह इस दिशा में प्रतिकर्षित हो रहा है, इस दिशा में प्रतिकर्षित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो विस्थापन आएगा वो 4 से 1 की ओर आएगा। ठीक है, और इसमें भी 3 से 1 की ओर आएगा, इसमें भी 2 से 1 की ओर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेम कूलॉम का सदिश निरूपण है। बस अब क्या करना है, इन सभी बलों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है,
कि यहाँ पे जो विस्थापन, देखो जो विस्थापन है बल है वो इस दिशा में लग रहा है, और विस्थापन क्या है कि 2 से 1 की ओर होगा, क्योंकि यह इस दिशा में प्रतिकर्षित होगा, है ना, क्योंकि हम इस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, यह निकाय। अब देखते हैं कि इसका जो सदिश निरूपण किस प्रकार से होगा। सेम कूलॉम का जो सदिश निरूपण है वही इसमें लगाएंगे। तो डायवर्पण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बहुआवेशों के निकाय में उपस्थित किसी एक बिंदु पे या किसी एक आवेश पे परिणामी विद्युत बल निकालने के लिए डायवर्पण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का सदिशीय रूप या सदिश निरूपण, उस निकाय में उपस्थित आवेशों का कूलॉम बल का सदिश निरूपण उनके योग के बराबर होता है परिणामी बल। ठीक है, या अन्य शब्दों में कहे तो वह इस प्रकार से होगा कि जो F है, F टोटल फोर्स, वह इसमें लगने वाले टोटल फोर्स के इक्वल होगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक F12 लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, F13 लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, F14 लग रहा है। ठीक है, और अगर बहुत सारे आवेश हो तो वह Fn तक लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसमें एक चीज़ चलो और मान लेते हैं कि एक n और है, ये मान लिया कि यहाँ पे कोई F, यहाँ पे कोई Qn वा मान लेते हैं, और n वा फोर्स इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करता है, यानी F1 पे लग रहा है n की वजह से, और यहाँ पे Rn1 हो जाएगा, तो F1 पे लग रहा है इसकी वजह से। ठीक है, ये n वा फोर्स है। अब देखो यहाँ से हम इन सभी की कूलॉम के सदिश निरूपण के की सहायता से यहाँ पे इन सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले लेंगे F12 क्या है, कि Q1 Q2 अपॉन R क्यूब क्या है 21, क्योंकि इसका विस्थापन सदिश R21 है, और यहाँ पे R21 समीकरण 1। F13 के Q1 Q3 अपॉन R31 का क्यूब R31 समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे देखते हैं F14 के Q1 Q4 अपॉन R14 है ना, तो 41 R41 यह समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से यदि n1 निकालना चाहूँ मैं, यहाँ पे n1 निकालना चाहूँ मैं, F1/n के Q1 Qn अपॉन Rn1 क्यूब, यहाँ पे दिशा हो जाएगी इसकी येलो, ये समीकरण नंबर 4। इन सभी की वैल्यू इसमें रखते हैं फर्स्ट वाले में, तो हमें इन सभी की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो F इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है सब में, तो K बाहर ले लेता हूँ मैं, K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब वेक्टर ऑफ R21। ठीक है, Q1 Q3 R31 वेक्टर ऑफ 31। इसी प्रकार से यह चौथा हो जाएगा, यह nवा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट nवा लिख देता हूँ, Q1 Qn अपॉन Rn1 ओवर क्यूब। ये जो कूलॉम का सदिश निरूपण है उन्हीं का योग होता है Rn1 का वेक्टर। तो यह जो इस बार अब जो आपके पास ये सूत्र आया है, यही आपका, अब यहाँ पे मान लिया कि उसने सिर्फ और सिर्फ 2 का ही पूछा है, तो आप यहाँ से 2 का ही निकालोगे। उसने बोला 3 का, तो आप यहाँ से 3 का निकाल लेना, 4 5 इस प्रकार से वो कितने भी पूछ सकता है। तो यह जो अपने पास प्राप्त हुआ है, यह आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो
सबसे पहले हेडिंग थी अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसके अंदर जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से कि बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर परिणामी विद्युत बल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके अनुसार इसमें परिणामी आवेशित विद्युत बल अन्य आवेशों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यह हमने निकाल लिया था। यह किस प्रकार से हुआ, तो यह आपका F इक्विवेलेंट हो गया, अर्थात F परिणामी बल हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। अगली हेडिंग डालना, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, वह देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि दोनों ही केंद्रीय बल है, दोनों ही व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, अर्थात इनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। अब देखो इनके मध्य जो तुलना की है वो किस प्रकार से की है। देखो इसका फॉर्मूला होता है ये रहा और इसका ये रहा। क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य जो व्युत्क्रम नियम का पालन हो रहा है। यह बल दो आवेशों के मध्य लगता है। यह प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने भी पिंडों के मध्य लगता है। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कक्षा 11 में। यह दो टाइप का होता है, एक तो होता है इसमें आकर्षण भी होता है और इसमें प्रतिकर्षण भी लगता है। भाई समान आवेशों के मध्य आकर्षण और असमान आवेशों के मध्य समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो इसमें लेकिन केवल चाहे समान हो या असमान हो, आकर्षण ही लगेगा। जैसे हम पृथ्वी से क्यों चिपके हुए, क्योंकि हम इसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल में, अतः यह हमें आकर्षित करके रख रखी है। अब देखो कि यह माध्यम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। हमने परमिटिविटी पढ़ी, विद्युतशीलता, और यह माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। अब चाहे दो पिंडों के बीच में कैसा भी माध्यम हो, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और कोई प्रभावित नहीं होगा, लेकिन विद्युत बल प्रभावित होगा। दो आवेशों के मध्य चाहे माध्यम किसी भी प्रकार का हो, यह प्रभावित होता है। विद्युत बल अत्यंत प्रबल बल है, मतलब दमदार ताकतवर फोर्स है यह, यानी कि यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह बहुत कमज़ोर बल है, कमज़ोर है बहुत। कितना कमज़ोर है यहाँ से देखते हैं। दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन रख दिए, दोनों प्रोटॉनों के मध्य देखो दो पिंड है। गुरुत्वाकर्षण बल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंडों के मध्य हमेशा एक आकर्षण बल लगता है, वो होता है पिंड बोला है मैंने, यानी द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटॉन रख दिए, इनका मास तो है ही कोई ना कोई, तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है और विद्युत बल भी लग रहा है। तो वो जो विद्युत बल लग रहा है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना ज़्यादा लग रहा है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो 10⁻36 गुना ज़्यादा लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से यह विद्युत बल। और अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन 10⁻43 गुना ज़्यादा लग रहा है इसके गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। मान लिया कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन लग रहा है ना, तो यह 10⁻36 गुना ज़्यादा लगेगा विद्युत बल। ठीक है, दो प्रोटॉनों के मध्य और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य 10⁻43 गुना ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं साइड में हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा। नेक्स्ट ही वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत बल और विद्युत बल रेखाएँ, विद्युत क्षेत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए और जय हिंद।